कभी कभी इतिहास सिर्फ राजा नहीं बनाता, उसे गढ़ने वाला एक बुद्धि का योद्धा होता है। एक ब्राह्मण जिसने प्रतिज्ञा ली थी, जब तक अन्याय का राज रहेगा मैं शांत नहीं बैठूंगा। कहते हैं उसने नंद वंश को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन कैसे? आज हम सुनेंगे उस व्यक्ति की कथा जो एक साधु था, पर उसके भीतर छिपा था एक राजनीतिकार। मैं विष्णुगुप्त हूँ, जिन्हें तुम चाणक्य कहते हो, और यह है मेरी कहानी, जहाँ हर जीत की कीमत थी एक बलिदान। धूल उड़ाती धरती। तक्षशिला के उत्तर में एक छोटा सा गांव, चणक ग्राम। संध्या का समय था। आकाश पर लालिमा फैली थी, जैसे किसी युद्ध का धुआं हो। तभी एक बालक का जन्म हुआ, विष्णुगुप्त, जिसे आगे चलकर दुनिया चाणक्य के नाम से जानेगी। वह रूप में साधारण, पर नेत्रों में कुछ अद्भुत था, मानो भीतर कोई आग सुलग रही हो, जो समय आने पर साम्राज्यों को जला देगी। उसके पिता चणक ऋषि, एक ब्राह्मण जिनका धर्म था न्याय। उन्होंने नंद राजाओं के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई और उसी रात उन्हें सजा दी गई। राजकीय सैनिकों ने उन्हें अपमानित कर गांव के बीच में फेंक दिया। बालक विष्णुगुप्त उस दृश्य को देखता रहा। आंखों से आंसू नहीं, अग्नि टपक रही थी। वह रात उसकी आत्मा पर अंकित हो गई। उसी रात उसने प्रतिज्ञा की, मैं उस राज सिंहासन को चूर चूर कर दूंगा जिसने धर्म को अपमानित किया। और वहीं जन्म हुआ चाणक्य का, ज्ञान का भीषण रूप, जो अन्याय के विरुद्ध विष था। तक्षशिला से मगध तक उस समय केवल एक नाम गूंज रहा था, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य। वह व्यक्ति जिसने अपनी बुद्धि से राजाओं को मोहरा बना दिया था और अपनी वाणी से योद्धाओं को झुका दिया था। नंद साम्राज्य का वैभव उस समय अपने शिखर पर था। सोने से जड़े स्तंभ, चांदी की दीवारें, सुगंधित धूप से भरा हुआ राजप्रासाद। दरबार में सुरत्न जड़ित दिए जल रहे थे और सिंहासन पर बैठा था घनानंद, मगध का राजा, अहंकार का प्रतीक। उस दिन नंद ने अपने दरबार में एक विशेष सभा बुलाई थी। तक्षशिला से आया वह ब्राह्मण यहाँ पर उपस्थित हो। द्वारपाल ने घोषणा की। दरवाजे खुले। अंदर आया एक व्यक्ति, साधारण वस्त्रों में, लंबे जटाजूट, बालों में धूल जमी, पैरों में टूटी खड़ाऊ, पर आंखें जैसे किसी ने अग्नि में तपाकर गढ़ी हो। वह था आचार्य चाणक्य। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगे। एक और
नंद की रेशमी पोशाक और स्वर्ण मुकुट, और दूसरी ओर यह साधु जिसकी उपस्थिति में ही दरबार की शान फीकी लग रही थी। राजा हंसा, एक ठंडी तिरस्कार भरी हंसी। तो तू ही है वो विष्णुगुप्त जिसके ज्ञान की बातें मेरे दरबार तक पहुंच गई है। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं वही हूँ जो सत्य बोलने से नहीं डरता। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। राजा की भौहें तन गई। सत्य, राजा ने उपहास से कहा, सत्य तो वह होता है जो सिंहासन से निकलता है ब्राह्मण, और तू तो लगता है जैसे भिक्षा मांगने के भी योग्य नहीं। सभी दरबारी ठहाका मारकर हंस पड़े। चांदी की छतों में गूंजती वह हंसी जैसे तीर बनकर चाणक्य के भीतर उतर गई। राजा ने अपनी तलवार की मुठ पर हाथ रखकर कहा, तेरे जैसे ब्राह्मणों की वजह से ही यह धरती कमजोर है। देख अपनी दशा, फटे वस्त्र, झुकी देह, और हमें सिखाने आया है राजनीति। चाणक्य की आंखें अब स्थिर थी, बिना झपकाए, जैसे किसी भविष्य को देख रही हो। वह आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, राजा वस्त्र नहीं, विचार राज्य को महान बनाते हैं, और तेरे राज्य में विचार मरे पड़े हैं। राजा ने क्रोध में कहा, काफी हुआ, इस दंभी ब्राह्मण को दरबार से बाहर निकालो। दो सैनिक आगे बढ़े, चाणक्य की भुजा पकड़कर उसे धक्का दिया। वह धरती पर गिर पड़ा। उसके जटाजूट में धूल लग गई। वह धीरे से उठा। चारों ओर अब भी हंसी की गूंज थी, पर उसके भीतर एक तूफान उठ चुका था। वह दरबार के मध्य पहुंचा, अपनी मुट्ठी में मिट्टी उठाई और सिर पर लगाकर बोला, आज तूने ब्राह्मण का नहीं, धर्म का अपमान किया है। सुन ले घनानंद, जिस सिंहासन ने आज मुझे ठुकराया है, उसी सिंहासन पर मेरे चुने हुए शिष्य का राज होगा, और तेरी वंशावली इस धरती से सदा के लिए मिट जाएगी। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज उठी। दरबार मौन हो गया। यह कोई शाप नहीं था, यह घोषणा थी। चाणक्य मुड़ा, दरवाजे से बाहर चला गया। धीरे, पर हर कदम के साथ पृथ्वी कांप रही थी। और उसी क्षण इतिहास करवट ले चुका था। एक अपमान ने एक साम्राज्य की नींव हिला दी थी। एक ब्राह्मण का क्रोध अब एक साम्राज्य का अंत का कारण बनने वाला था। वर्षों बाद जंगलों में भटकता एक बालक, तेजस्वी आंखें पर निर्धन वस्त्र, वह था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मिट्टी में टहनियों से आकृतियां बना रहा था। उसने लकड़ी के टुकड़ों से छोटी छोटी सेनाएं बनाई थी। कुछ को घुड़सवार, कुछ को पदाती और कुछ को गुप्तचर कहा। उसके खेल में युद्ध था। नंद साम्राज्य की सेना बनाम न्याय की सेना। हर चाल सोच समझकर संयम से। बालक की रणनीति देखकर पास खड़े चरवाहे भी विस्मित रह जाते। तभी धूल के बादलों में लिपटा एक रथ
वहां आकर रुका। रथ से उतरे एक व्यक्ति, लंबी दाढ़ी, तीखी आंखें और मस्तक पर भस्म की रेखा। चाणक्य। चाणक्य ने बालक को देखा, मिट्टी से सना पर आंखों में राजसिक तेज। वह बोला, तू किसके लिए यह युद्ध खेल रहा है बालक? चंद्रगुप्त ने बिना सिर उठाए कहा, उनके लिए जो अन्याय से पीड़ित है, जो राजा के करों में कुचल दिए जाते हैं पर जिनको कोई नहीं सुनता। चाणक्य मुस्कुराए। वह मुस्कान किसी भविष्यवक्ता की थी जिसने भाग्य की रेखा पढ़ ली हो। यह वही हाथ है जो सिंहासन संभालेगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने रथ में बिठाया। पहली बार उस बालक ने ऐसा स्पर्श महसूस किया जिसमें उद्देश्य था। वह नहीं जानता था यह यात्रा सिंहासन तक की शुरुआत है। तक्षशिला पहुंचे, ज्ञान की नगरी, जहां शब्द भी हथियार थे, जहां सन्नाटा भी रणनीति बनाता था। सुबह से लेकर रात तक चंद्रगुप्त का जीवन अनुशासन बन गया। चाणक्य ने उसे सिखाया राजनीति का शास्त्र, मनोविज्ञान की गहराई और सबसे कठिन, स्वयं पर विजय पाना। वह सीखता था कब मौन रहना हथियार है, कब मुस्कान छल है, कब दया भी रणनीति बन सकती है। कभी युद्ध क्षेत्र में लकड़ी की तलवारों से अभ्यास, कभी राज दरबार के अभिनय से नीति सीखना। और एक दिन वहीं उसने सीखा प्रेम का पहला भ्रम। शाम ढल रही थी। सूरज की किरणें तक्षशिला की प्राचीन दीवारों पर सोने सी चमक बिखेर रही थी। विद्यार्थी अपने अपने गुरुजनों के पास जा रहे थे, पर चंद्रगुप्त उस दिन विचलित था। उसका मन रणभूमि में नहीं, किसी की आंखों में अटक गया था। तक्षशिला के प्रांगण में उस दिन नई शिष्या आई, राजकुमारी धारा, नंद सम्राट की सुपुत्री। रेशमी वस्त्रों में, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। वह राजनीति सीखने आई थी, पर नीति ने कुछ और ही लिखा था। जब उसने पहली बार चंद्रगुप्त को देखा, वह युवराज नहीं, एक सामान्य शिष्य था, मगर उसकी आंखों में जो तेज था वह किसी सम्राट का संकेत दे रहा था। धारा ठिठक गई। वह मुस्कुराई और उस मुस्कान में एक अधूरी कहानी लिखी गई। दिन बीतते गए। धारा और चंद्रगुप्त की राहें बार बार टकराने लगी। कभी ग्रंथालय के छज्जे पर, कभी तक्षशिला की नदी के किनारे। वहां चंद्रगुप्त उसे अर्थशास्त्र के सूत्र सुनाता और धारा कहती, राजनीति कठोर है, पर तुम्हारी आंखों में तो करुणा बसती है। चंद्रगुप्त हंसता। राजा को करुणा नहीं, नियंत्रण सीखना चाहिए। फिर भी जब धारा मुस्कुराती तो उसका नियंत्रण डगमगाने लगता। चाणक्य ने सब देखा। उसके सूक्ष्म मन से कुछ भी छिपा नहीं था। एक शाम
जब चंद्रगुप्त उसके पास पहुंचा तो चाणक्य ने बस इतना कहा, प्रेम यदि लक्ष्य को भटका दे तो वही सबसे बड़ा शत्रु है। चंद्रगुप्त मौन रहा, पर उसके हृदय में युद्ध छिड़ गया। एक ओर धारा का चेहरा, दूसरी ओर उसके गुरु का आदेश। लेकिन भाग्य की चाल गहरी थी। तक्षशिला में गुप्तचर फैले थे नंद साम्राज्य के। एक ने यह रहस्य सुन लिया। राजकुमारी धारा और वह तक्षशिला का शिष्य। रातों रात संदेश पाटलिपुत्र पहुंचा। नंद सम्राट के माथे पर क्रोध की लकीरें उभरी। मेरी बेटी एक शत्रु के साथ। आदेश गया, उसे तुरंत तक्षशिला से ले आओ। एक रात जब चंद्रगुप्त और धारा नदी किनारे बैठे थे, हवा में सन्नाटा था। धारा ने कहा, अगर एक दिन तुम्हें मेरे पिता के विरुद्ध तलवार उठानी पड़े तो क्या तुम मुझे भूल पाओगे? चंद्रगुप्त ने धीरे से उसका हाथ थामा। राज्य और धर्म बदल सकते हैं, पर भावनाएं नहीं। उसी क्षण झाड़ियों में सरसराहट हुई। काले वस्त्रों में सैनिक निकले। धारा चौंकी, यह क्या? पर शब्द अधूरे रह गए। सैनिकों ने उसे घेर लिया। राजकुमारी को आदेश है, तुरंत पाटलिपुत्र चलें। धारा ने छूटने की कोशिश की, आंखों में आंसू, पर स्वर अडिग। मुझे मत ले जाओ, मैं छात्रा हूं, अपराधी नहीं। सैनिकों ने कोई उत्तर नहीं दिया। चंद्रगुप्त दौड़ा, तलवारें खींची, पर चाणक्य ने उसका हाथ रोक लिया। उसकी आंखों में ठंडा संकल्प था, अभी नहीं, यह युद्ध अभी शुरू हुआ है। धारा जाती रही, रथ के पहिए धूल उड़ाते रहे। चंद्रगुप्त वहीं खड़ा रहा, मुठियां भींची, आंसू आंखों में जमे हुए। चाणक्य ने कहा, आज तुमने जिसे खोया है वही तुम्हें जीत की राह दिखाएगी। वह रात चंद्रगुप्त की आत्मा में जल गई और उसी आग से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। रात आधी बीत चुकी थी। पाटलिपुत्र के आकाश पर बादल गरज रहे थे, मानो युद्ध की प्रस्तावना कर रहे हो। महल के भीतर शांति थी, पर वह शांति तूफान से पहले की थी। राजमहल की गुप्त गलियारों में साए सरक रहे थे। हाथों में मसाले नहीं, बल्कि संकल्प की आग थी। चंद्रगुप्त के साथ वे सैनिक थे जो वर्षों से अन्याय से तंग आ चुके थे, और सबके पीछे एक छाया जो कभी राजा नहीं बनी पर राजाओं को गढ़ती थी, चाणक्य। राजा नंद अपने सिंहासन कक्ष में अकेला था। वह सो नहीं पा रहा था। हर कदम की आवाज उसे साजिश लगती। हर दीवार से उसे लगता कोई उसकी जासूसी कर रहा है। दरबारी गायब थे, सेनापति बीमार और प्रजा चुप। मगध का सिंहासन अब भय की दीवारों से घिरा हुआ था। तभी एक सैनिक भागता हुआ आया। महाराज, विद्रोह हो गया है। सेना के आधे भाग ने चंद्रगुप्त का साथ दे दिया। नंद उछल पड़ा। क्या कहा तूने? वह बालक
वह कौन होता है मुझे चुनौती देने वाला? उसी क्षण महल के गुप्त द्वारों पर ताले जड़ दिए गए। चाणक्य ने आदेश दिया, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। आज जो भीतर है वह या तो नायक बनेगा या इतिहास का नामहीन हिस्सा। राजमहल में अफरा तफरी मच गई। कहीं सैनिक एक दूसरे को धोखा दे रहे थे, कहीं दरबारी सोने के गहनों को दीवारों में छिपा रहे थे और बाहर पाटलिपुत्र की गलियों में जनता जाग चुकी थी। चंद्रगुप्त भारी कवच में आगे बढ़ा। उसकी आंखों में युवराज का तेज था और शब्दों में चाणक्य की ठंडक। राजा नंद, उसकी आवाज महल के आंगन में गूंज उठी। तेरा शासन आज समाप्त होता है। जनता अब न्याय चाहती है। नंद तिलमिला उठा। न्याय? न्याय वह देगा जो गुरुकुल से निकाला गया था, जो मेरे टुकड़ों पर पला। और तभी एक छाया अंधेरे से निकली। वह चाणक्य था। लंबी जटाएं, शांत चेहरा और आंखों में तूफान। नंद कांप गया। तू विष्णुगुप्त, तू अभी जीवित है? चाणक्य ने कहा, तूने मुझे दरबार से अपमानित कर निकाला था। तूने मेरे शब्दों को चुनौती दी थी। आज मैं अपना वचन पूरा करने आया हूं कि नंद वंश को मिटा दूंगा और भारत को एक कर दूंगा। नंद ने तलवार निकाली, पर तलवार कांप रही थी। डर के कारण या नियति के कारण। कुछ ही पलों में चंद्रगुप्त ने आगे बढ़कर उसे निहत्था कर दिया। राजमहल में सन्नाटा छा गया। चंद्रगुप्त ने सिंहासन की ओर देखा। वह चमक रहा था, पर उस पर बैठने से पहले उसने चाणक्य की ओर देखा। चाणक्य ने कहा, यह सिंहासन तेरा नहीं, तेरी जिम्मेदारी है। इस पर बैठने वाला राजा नहीं, राष्ट्र का सेवक होता है। चंद्रगुप्त ने झुककर प्रणाम किया और उसी क्षण मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। भारत पहली बार एक शासन के अधीन हुआ। उस रात के बाद चाणक्य ने एक दीप जलाया और लिखा अर्थशास्त्र, एक ऐसा ग्रंथ जो बताता है कि राज्य चलाना केवल युद्ध नहीं, एक कला है जहां नीति तलवार से भी तेज होती है और बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति। जब सब शांत हो गया, चाणक्य महल की छत पर जाकर खड़ा हुआ, आकाश की ओर देखा और कहा, आज भारत एक हुआ है। अब इसे टूटने नहीं दूंगा, चाहे मुझे स्वयं अग्नि में क्यों न जलना पड़े। और यही वाक्य उसके भविष्य की भविष्यवाणी बन गया। रात की सन्नाटे में राजमहल की दीवारें थरथरा रही थी। महल के भीतर मसालें बुझती जा रही थी, मानो किसी अनहोनी की आहट हो। राजमहल के बाहर गंगा की लहरें शांत थी, पर भीतर राजनीति का समुद्र उबल रहा था। चाणक्य अब वृद्ध हो चुके थे। बाल सफेद, आंखों में वही तेज, पर चेहरे पर
एक ऐसी शांति थी जो तूफान से पहले आती है। दरबार में अब चंद्रगुप्त नहीं, उनका पुत्र बिंदुसार बैठा था। युवा, आवेशी और दरबारियों के जाल में उलझा हुआ। धीरे धीरे कुछ दरबारी चाणक्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। वे फुसफुसाते, गुरु अब अधिक शक्तिशाली हो गया है, वह राजा से बड़ा बन चुका है। बिंदुसार के कानों में धीरे धीरे यह विष भर गया। एक दिन उसने कहा, गुरु चाणक्य, आप मेरे पिता के युग नायक थे, पर अब राज्य को नई सोच चाहिए। चाणक्य मुस्कुराए, राज्य बदलना चाहिए पर नींव नहीं। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे जानते थे राजा को सबक स्वयं समय देता है। उसी रात एक गुप्तचर उनके पास पहुंचा। आचार्य, दरबार में आपके विरुद्ध साजिश पूरी हो चुकी है। बिंदुसार आदेश देने वाला है, आपके निर्वासन या दंड का। चाणक्य शांत रहे। उन्होंने धीरे से दीपक बुझा दिया। अंधकार में ही सत्य दिखता है बालक। उन्होंने तक्षशिला के अपने प्राचीन ग्रंथ खोले। वहां एक श्लोक लिखा था, जब ज्ञान सत्ता से बड़ा हो जाए तब ज्ञान को अग्नि में विलीन होना चाहिए ताकि सत्ता उसे फिर से खोजे। उन्होंने वही श्लोक देखा और आंखें मूंद ली। कमरे में धीमी अग्नि जली। दीवारों पर उनकी परछाई झिलमिलाई, मानो एक ऋषि नहीं, एक विचार जीवित हो उठा हो। कुछ ही घंटे बाद राजमहल के दक्षिण भाग में भयंकर आग लगी। लपटें आसमान को छूने लगी। लोग चिल्ला उठे, आग आग। सैनिक दौड़े, रानियां जाग उठी और बीच उस अग्नि के कोई आकृति धीरे धीरे चल रही थी। लाठी के सहारे, वस्त्र सफेद, आंखें शांत। वह चाणक्य थे। चंद्रगुप्त को सूचना मिली। वह दौड़ते हुए आए, पर आग का घेरा इतना बड़ा था कि कोई भीतर नहीं जा सका। उन्होंने चिल्लाकर कहा, गुरुदेव, बाहर आइए। अंदर से केवल एक आवाज आई, धीमी पर गूंजती हुई, राज्य को अब मेरी नहीं, मेरी सोच की आवश्यकता है। मैं जा रहा हूं ताकि तुम उसे बचा सको। और फिर वह अग्नि में विलीन हो गए। आग बुझी तो कुछ नहीं मिला, न राख, न अस्थियां, न कोई अवशेष। सिर्फ दीवार पर एक पंक्ति उकेरी मिली, चाणक्य मरे नहीं हैं। वह हर उस राजा की छाया बनकर लौटेंगे जो धर्म से भटकेगा। कई वर्षों बाद कश्मीर की एक गुफा में कुछ ग्रंथ मिले जिनमें वही हस्तलेख था जो अर्थशास्त्र में था। लोग कहते हैं चाणक्य ने अपनी मृत्यु का नाटक किया था ताकि सत्ता का भार अपने शिष्यों को सौंपकर वह स्वयं छाया बन जाए। रात का आकाश, गंगा किनारे एक वृद्ध आकृति दिखती है, लाठी के सहारे धीरे धीरे चलती हुई। उसके चेहरे पर वही तेज, मानो युग बदल जाए, पर वह नहीं, वह मुस्कुराता है।
और कहता है, मैं जल चुका हूँ पर मेरी राख अब भी सोचती है। और दृश्य धीरे धीरे धुएं में विलीन हो जाता है। बस पृष्ठभूमि में एक स्वर गूंजता है, जब भी सत्ता अंधी होगी चाणक्य फिर लौटेगा। जब भी सत्ता अंधी होगी चाणक्य फिर लौटेगा।